भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न केवल हवाई हमले से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया था, बल्कि जमीनी मोर्चे पर भी उसे बुरी तरह धूल चटाई थी। आज इंडिया एट 9 में बात करेंगे कि कैसे बीएसएफ ने जमीनी मोर्चे पर दुश्मन देश पाकिस्तान को धूल चटाई थी। साथ ही जानिए बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का अब क्या होगा। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग होने वाली थी? और अंत में जानिए 12वीं के बाद कैसे तुरंत नौकरी मिलेगी, किस फील्ड में है सबसे ज्यादा कमाई। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे हैं इस समय इंडिया एट 9। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे बीएसएफ ने जमीनी मोर्चे पर दुश्मन देश पाकिस्तान को धूल चटाई थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न केवल हवाई हमले से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया था, बल्कि जमीनी मोर्चे पर भी उसे बुरी तरह धूल चटाई थी। पाकिस्तान की ओर से 10 मई को जब भारत की फॉरवर्ड पोस्ट पर ड्रोन अटैक किए गए तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देने में देर न लगाई। भारत ने पाकिस्तान के 42 बॉर्डर आउटपोस्ट को तबाह कर दिया। बीएसएफ ने इसको लेकर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। बीएसएफ आईजी शशांक आनंद ने कहा, पाकिस्तान की कुल 42 अग्रिम चौकियां समेत 70 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान रेंजर्स और सेना के जवान अपनी पोस्ट छोड़कर भागते हुए नजर आए। बीएसएफ की महिला जवानों ने भी करारा जवाब दिया। महिला जवानों के पास विकल्प था कि फॉरवर्ड पोस्ट से वो पीछे हट जाती, लेकिन उन्होंने सीमा के लिए बिल्कुल नजदीकी पाकिस्तान की पोस्ट को उड़ा के दिखाया। आईजी ने कहा, अगर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया या हमारे नागरिक इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की तो हमारी तरफ से बहुत तगड़ा जवाब दिया जाएगा। बीएसएफ आईजी ने कहा, 9 मई की शाम पाकिस्तान की तरफ से आरएस पुरा सेक्टर में फायरिंग की गई। उसने बीएसएफ की पोस्ट और नागरिक इलाकों को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान में मौजूद मौजपुरा लॉन्च पैड तबाह कर दिया। फिर 10 मई की सुबह पाकिस्तान की तरफ से लो रेंज के ड्रोन हमले किए गए और सीमा चौकियों को निशाना बनाया गया। इसमें बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक और भारतीय सेना के जवान वीर गति में प्राप्त हो गए, लेकिन पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया गया। पाकिस्तान में चल रहे 3 लॉन्च पैड लूड़ी, मस्तपुरा और चुकपुरा के लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए। इन अड्डों से आतंकियों को जम्मू कश्मीर भेजा जाता था। सांबा इलाके में एक चौकी का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने का भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। बीएसएफ आईजी ने बताया कि 1971 का युद्ध हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध, ऑपरेशन पराक्रम में भी बीएसएफ ने अहम भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया था। आईजी ने कहा, 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद सभी को ये उम्मीद थी कि भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने पर स्ट्राइक की जाएगी और ये आशंका थी कि पाकिस्तान प्रक्रिया देने की कोशिश भी करेगा। पुंछ, राजौरी में एलओसी और जम्मू कश्मीर सांबा और कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ पहले से ही अलर्ट थी। अब बताते हैं आपको दूसरी बड़ी खबर, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का क्या होगा। बांग्लादेश में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा। सेना और सरकार के बीच जमकर तनाव की अफवाह है। इन तमाम खबरों और अफवाह के बीच सेना ने पहली बार खुलकर बात की। सोमवार को सेना ने उन खबरों को खारिज किया जिनमें सेना और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के बीच मतभेद की बात कही जा रही थी। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ किया कि दोनों मिलकर देश के हित के बारे में सोचेंगे। यह बयान तब आया जब हाल ही में म्यांमार के लिए एक मानवीय कॉरिडोर के प्रस्ताव पर विवाद सामने आया था, जिसके बाद कई सारी अफवाहें उड़ी। असल में मानवीय कॉरिडोर को लेकर यूनुस ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन सेना को इसकी जानकारी नहीं थी। सेना प्रमुख वकर-उज़-ज़मान ने इसे खूनी कॉरिडोर कहकर खारिज कर दिया। मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ढाका कैंटोनमेंट के ऑफिसर मेस में पत्रकारों से बात करते हुए ब्रिगेडियर जनरल नाजिम उद-दौला ने कहा, सेना और सरकार के बीच कोई तनाव नहीं है, हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश की भलाई हमारी साझा जिम्मेदारी है। अगर कुछ गलत होता है तो हम दोनों बराबरी के जिम्मेदार होंगे। उनका कहना है कि यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसी स्थिति को गलत तरीके से ना साझें। सरकार और बांग्लादेश की सेना के बीच कोई मतभेद नहीं है। अब हम एक साथ काम कर रहे हैं और हर कदम पर एक दूसरे के पूरक हैं। अब समय हो चला है आपको बताने का तीसरी बड़ी खबर का कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर युद्ध होने वाला था। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह तनाव बढ़ रहा है उससे पूरी दुनिया हैरान है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जिंदगी भर की चोट दे दी। सीज फायर पर जिस तरह सहमति बनी उसके बाद बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। बहुत सारी बातें सामने भी आ रही हैं। सबके अंदर सच्चाई जानने की चाहत है। इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य तनाव पर सटीक और सजा हुआ जवाब दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में भारतीय समुदाय से बातचीत के दौरान एस जयशंकर ने जर्मन अखबार को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि चीन की भूमिका क्या थी।
जिस पर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के पास मौजूदा कई हथियार चीनी मूल के थे और दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती है। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के पास कई हथियार चीन के हैं और दोनों देश बेहद करीब हैं। आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह तनाव न्यूक्लियर युद्ध के करीब पहुंच गया था, तो जयशंकर ने आश्चर्य जताते हुए कहा, यह सवाल मुझे हैरान करता है। उन्होंने पश्चिमी देश और उसकी सोच पर तंज भी कसा, जो दक्षिण एशिया में हर घटना को न्यूक्लियर संकट से जोड़ देती है। जयशंकर ने साफ कहा, हम बहुत बहुत दूर थे, हमारे निशाने आतंकी ठिकाने थे। हमने बेहद संवेदनशील पूर्वक और सोच विचार कर तनाव न बढ़ाने का कदम उठाया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। हमने उन्हें दिखा दिया कि हम उनकी हवाई रक्षा प्रणाली को निष्कासित कर सकते हैं। फिर उनकी मांग पर गोलीबारी रुकी। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर अमेरिका को धन्यवाद देना चाहिए, तो जयशंकर ने दो टूक जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, युद्ध विराम दोनों देशों के सैन्य कमांडो के बीच सीधे संपर्क से हुआ। उससे एक दिन पहले हमने पाकिस्तान के प्रमुख हवाई अड्डे और हवाई रक्षा प्रणाली को निष्कासित कर दिया था। तो मुझे किसे धन्यवाद देना चाहिए? मैं भारतीय सेना को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी कार्रवाई की वजह से पाकिस्तान ने युद्ध विराम की बात मानी। जयशंकर ने यह भी खारिज किया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सूचित किया था, जैसे कि कांग्रेस ने आरोप लगाए थे। जयशंकर ने इसे बेईमानी करार दिया। अब बताते हैं आपको 12वीं के बाद कैसे मिलेगी नौकरी और किस फील्ड में है सबसे ज्यादा कमाई। सरकारी नौकरी 12वीं के तुरंत बाद नौकरी पाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप एसएससी या सीएचएसएल जैसी परीक्षा देकर क्लर्क या डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, जो आसान भी है। रेलवे में टिकट कलेक्टर या गुड्स गार्ड और पुलिस में कांस्टेबल जैसी नौकरियां भी उपलब्ध हैं। इनमें वेतन 20,000 से लेकर 40,000 रुपए प्रति माह और जॉब सिक्योरिटी भी बढ़िया है। अगर आप देश की सेवा के साथ साथ पैसा कमाना चाहते हैं तो डिफेंस ज्वाइन करें। एनडीए की परीक्षा देकर अफसर बने, जहां वेतन 56,000 से 2.5 लाख रुपए प्रति माह तक हो सकता है। सिपाही के पद पर भी, जहां आपको 25,000 से 40,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। सम्मान के साथ साथ अच्छी लाइफस्टाइल और पेंशन भी मिलती है। इसके लिए भी रास्ता बढ़िया है। साइंस के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है, खासकर कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल में। डिग्री मिलने के बाद भी आप आसानी से 4 से 10 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। बड़ी कंपनी में टॉप कॉलेज के छात्रों को मोटा पैकेज मिलता है। डिप्लोमा करने के बाद भी आप किसी फैक्ट्री या टेक जॉब में अच्छी सैलरी पा सकते हैं। एमबीबीएस करने के बाद अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका सम्मान के साथ साथ खूब पैसा भी मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में सैलरी 50,000 से 1 लाख रुपए प्रति महीना होती है और प्राइवेट अस्पतालों में तो इससे भी ज्यादा। नर्सिंग या फार्मिंग जैसे छोटे कोर्स भी हैं जो आपको जल्दी नौकरी दिलवा सकते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो मेडिकल फील्ड में कमाई की कोई सीमा नहीं है। कॉमर्स से अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो सालाना 11 लाख रुपए आप कमा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई थोड़ी कठिन है। अगर आप सफल हो गए तो आपके पास पैसा और सम्मान दोनों होगा। बीकॉम या बीबीए करने के बाद वैकेंसी और फाइनेंस में अच्छी नौकरी है। थोड़ी सी मेहनत से आप कॉमर्स की पढ़ाई में मोटा पैसा कमा सकते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए टीचिंग या जर्नलिज्म का मौका है, जो दिलचस्प भी है। अगर आप कॉलेज प्रोफेसर बनते हैं तो 50,000 रुपए महीने से लेकर 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। डिजिटल मीडिया में आप जर्नलिज्म से भी अच्छी सैलरी ले सकते हैं। अगर आप यूसीजी नेट देकर रिसर्च में जाते हैं तो जूनियर रिसर्च फेलो बनकर पैसा और शोहरत दोनों कमा सकते हैं। आईटीआई और पॉलिटेक्निक जैसे कोर्स करके इलेक्ट्रीशियन भी आप बन सकते हैं। उनकी हर जगह डिमांड और सैलरी भी ठीक ठाक होती है। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। 12वीं के बाद जल्दी नौकरी पाने के लिए कई सारे कोर्स सुपर हिट हैं। पायलट की ट्रेनिंग और कॉमर्शियल पायलट बने, जहां सैलरी 1.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए प्रति माह होती है। एयर हॉस्टेस या ग्राउंड स्टाफ की भी जॉब है, जिसमें आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। कोर्स थोड़े महंगे हैं, लेकिन रिटर्न कमाल का है। 12वीं के बाद आप सीधे एविएशन में भी उड़ान भर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट सीखें, जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स या फ्रीलांसिंग जैसी जॉब भी आप पा सकते हैं, जिससे आपको 20,000 से 50,000 रुपए प्रति माह तक मिल सकता है। इन स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए जल्दी से सीखें और कमाई शुरू कर सकते हैं। आपको घर बैठे काम करने का मौका भी मिलेगा। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो आपको खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए, जैसे ऑनलाइन शॉप या यूट्यूब चैनल भी सही प्लानिंग की ओर है। और अगर मेहनत से आप करते हैं तो आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। सरकार स्टार्टअप्स को लोन और सपोर्ट भी दे रही है। 12वीं के बाद अगर आपका दिमाग कुछ बड़ा करने का है तो अपना बिजनेस या स्टार्टअप कर सकते हैं। तमाम ऐसी न्यूज़ की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी भानु।